हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मोर मेटा टैग्स को, उनकी यूटिलाइजेशन को भी देखेंगे, फर्दर वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कितने किस्म के मेटा टैग्स होते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मोर मेटा टैग्स के बारे में, और इसके अलावा हम स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, हेडिंग्स को भी थोड़ा सा देखेंगे। सो हम ओवरऑल हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप टच करते जाएंगे, ठीक है। सो ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लॉन्ग होगा, सो आप बेसिकली इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग फर्दर अपने जाते हैं अपने index.html की फ़ाइल के अंदर, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली ये चीज़ चेक करते हैं कि हमने ये स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो के अंदर इतना बना लिया था। अगर मैं थोड़ा सा मेटा टैग्स के बारे में आपको बताऊं तो आप मेटा टैग्स लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल पे। W3 स्कूल का पहला ही लिंक आ रहा होगा। बहुत से मेटा टैग्स होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो एक वेब एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं वो बेसिकली आपके डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड, ऑथर और व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चॉरसेट आपको ऑलरेडी पता चल गया कि क्यों यूज़ होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और ऑथर ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इसमें से जैसे कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऑथर और कीवर्ड नहीं भी देंगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे। सो बेसिकली कोड पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम मेटा को बेसिकली अगेन ऐड कर देते हैं, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। सो अगेन इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि आप कौन सा पहला टैग दें, लाइक डिस्क्रिप्शन पहले देंगे या कीवर्ड पहले देंगे। आप बस उसको अनटिल और अनलेस ऑल द टैग्स आर इन द हेड सेक्शंस तो वो बिल्कुल सही से वर्क करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली 130 से लेके 155-60 तक वेरी करती है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन मानी जाती है, जो कि बेसिकली अगर आप जब सर्च कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ें, लाइक कोई भी वेबसाइट के बारे में या कोई भी आर्टिकल को सर्च कर दें, तो टाइटल आपका ये ब्लू पार्ट होता है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन आपकी ये लाइन होती है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई हुई डिस्क्रिप्शन। सो इसमें आप 130 से ऑनवर्ड्स 150, 55, 60 तक जा सकते हैं एक अच्छी डिस्क्रिप्शन। सो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी होती, गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इतना ही अगर आप लिख देंगे तो वो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन मानी जाएगी। इसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑथर के अंदर कीवर्ड्स के अंदर बेसिकली आप अपने कीवर्ड्स से पुरानी अप्रोच के अकॉर्डिंग, जब बेसिकली आप कह लें 2010 में 11-12 में लोग बेसिकली कीवर्ड्स का टैग भी देते थे, और तब ये बहुत कॉमन यूज़ था वेबसाइट के अंदर कि जिस डॉक्यूमेंट के अंदर गूगल कोई क्रॉलिंग कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, तो वो कीवर्ड्स देते थे, और कीवर्ड्स के अंदर यहाँ पे 10-12 कीवर्ड्स डाल देते थे जो पेज के अंदर भी कंटेंट जिसके बारे में होता था या जिस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते थे वो। सो इसके अंदर बेसिकली क्रॉलर उन कीवर्ड्स को पिक करता था, और पिक करके वो बेसिकली फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे रैंक करवाता था उस पर्टिकुलर पेज को। तो काफ़ी हेल्पफुल था। और ऑथर भी लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे, और इसके अंदर ज़्यादातर कंटेंट के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम या फिर सीईओ का नाम प्रॉपर्ली होता था। तो इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज़ ये वाले टैग्स होते हैं जो कि मेटा टैग्स होते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट में, और आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि क्यों यूज़ होते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हमारे टैग्स के बारे में, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा अपने होम पेज को देखें जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, मैं यहाँ पे ही जाता हूँ। अगेन हम यहाँ पे H2 टैग बनाते हैं और इसमें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, सेव करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि टैग्स जैसे मैं क्लोज करता हूँ वो बेसिकली क्लोज भी हो जाता है, और अगेन हम सेव करते हैं, और साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी उसी टाइम पे रिजल्ट लाइव दे देती है हमें। सो अगेन हमारे पास जो हमने एक्सटेंशंस की थी दे आर प्रॉपरली वर्किंग फाइन। सो आप भी वो एक्सटेंशंस कर लें। इसके अलावा भी आप कोड को प्रिटिफाई ब्यूटीफाई कर सकते हैं, वो भी आप एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। हम आस्ता आस्ता नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वो भी करेंगे यूज़। सो अगर आप यहाँ पे देखें हेडिंग्स जो होती हैं वो आपके पास पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो H1 से लेके H6 तक होती हैं। बट आप ये कह लें कि स्टैंडर्ड और रूल ऑफ थंब माना जो जाता है वो बेसिकली ये माना जाता है कि H1 जो है पूरे डॉक्यूमेंट में आपका एक ही हो सकता है। आप 2 या 3 या 4 यूज़ कर लेंगे, इसमें कोई एरर नहीं आने वाला। लेकिन
जो एसईओ पर्सपेक्टिव से भी बेहतर और अच्छी जो और स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करते हुए अगर आप देखें तो H1 एक ही फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप बेसिकली एक प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन का टाइटल कितने होंगे आप खुद सोचें। आप एक कंपनी में गए हैं, आप अपनी पीपीटी फाइल के अंदर आपने वो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो उसका टाइटल कितने होंगे। लाइक बाहर एक जो फ्रंट पेज होगा उस पर 10 टाइटल्स लिखे होंगे या एक टाइटल लिखा होगा। तो इसी तरह बेसिकली ये नॉर्म को फॉलो करते हुए एक ही टाइटल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा फर्दर जो H2 से लेके H6 तक होते हैं, आप इसकी रेपिटेशंस कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने सेक्शंस में, अपने सब सेक्शंस के अंदर। बट ये है कि आप H1 जो है वो बेसिकली एक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे प्योरिटीज़ और ओवरऑल साइजिंग को भी देखें तो H1 सबसे टॉप हेडिंग एक तरह से है, और फिर उसके बाद साइज़ डिक्रीज होते होते H6 तक सबसे छोटा हो गया। सो ये हमारे हेडिंग्स हैं प्रॉपर। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ की भी बात करें, सो थोड़ी सी स्पेसिंग का आई गेस था। सो आपको एक और मैं वेबसाइट बताता हूँ जो कि आपको डमी कंटेंट दे सकती है, लॉरेन लिप्सन, जो कि आपको प्रोवाइड कर सकती है एक डमी कंटेंट, और ये बहुत अच्छी साइट है ओवरऑल। आप अपना लिस्ट फॉर्मेशन में आप बेसिकली कंटेंट के पर्सपेक्टिव से इस साइट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अगर हम दोबारा से जाएं और पी टैग के अंदर ये चीज़ दें तो आप देखेंगे पेज भी रिफ्रेश हो गया। तो जो हमने पैराग्राफ यूज़ किया है, ठीक है, जो कि काफ़ी हमारा लॉन्ग है, ठीक है, इसको हम थोड़ा अपनी स्क्रीन कोड को बड़ा भी करते हैं। तो काफ़ी हमारा लॉन्ग है ओवरऑल, इसको थोड़ा स्प्लिट भी कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए हमारा पैराग्राफ टैग भी प्रॉपर, और ताकि लाइन ब्रेक्स भी प्रॉपर आ जाए। सो आई गेस ये काफ़ी लॉन्ग था। सो ये हमने पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट लिख दिया। सो अगर आप यहाँ पे भी देखें, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई फिलहाल लाइन ब्रेक्स नहीं आएंगे बिकॉज मैंने लाइन ब्रेक्स दी नहीं हुई। ओवरऑल बस उसको एक फॉर्मेशन के अंदर मैंने वहाँ पे लिखा है। सो आप पैराग्राफ्स को भी देखें कि पैराग्राफ एक तरह से पैराग्राफ की तरह ही शो हो रहा है वेब पेज के ऊपर, और इसके अलावा आप बेसिकली फर्दर H1 की साइजिंग को भी देखें। यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा सा व्यू पॉइंट के पर्सपेक्टिव से। व्यू पॉइंट, क्योंकि अगेन व्यू पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूँ इनिशियल स्केलिंग, तो मैंने आपको बताया था कि जूम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। सो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, सो आप यहाँ पे देखें कि मैंने उसको, क्योंकि अगेन आपको वो दोबारा से इंस्पेक्ट मोड दोबारा खोलना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कितना मतलब किस तरह से स्क्रॉलर आ रहा है, तो ये अगेन कितना मैग्नीफाइंग की तरह जूम हो चुका हुआ है पेज, ठीक है, कि उसका जो इनिशियल पॉइंट है ना वो उसने जूम कर लिया हुआ है। इसी तरह जब आप इमेज लगाएंगे तो आपको आप कंटेंट की जगह कोई इमेज लगा के देखेंगे तो इमेज के अंदर आपको जूम और प्रोमिनेंट होगा कि उसने बेसिकली उस पेज को पर्टिकुलरली थोड़ा और जूम कर लिया। मैं दोबारा इसको 1 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करके दोबारा खोलता हूँ, तो अब आप देखें अब वो चीज़ स्क्रॉल हमारे पास नहीं आ रहा। सो इस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और मैं इसका 100% इस पेज को ले आता हूँ यहाँ पे। स्टिल अभी भी जूम नहीं हो रहा, लेकिन जब आप बेसिकली इसको इनिशियल इसका जो स्केल है वो 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो वो उतना ही बेसिकली वो जूम हो जाएगा पेज। सो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही रहना चाहिए ताकि उसको वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी यूज़ होता रहे। सो हमने यहाँ पे ओवरऑल मेटा टैग्स को देख लिया, हेडिंग्स को देख लिया, पैराग्राफ्स को देख लिया। फर्दर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात करता हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, क्योंकि हम बना तो HTML रहे, बट यहाँ पे मेन पॉइंट है कि हम साथ साथ स्ट्रक्चरिंग को भी कवर कर लें ताकि वो बहुत अच्छा रहेगा साथ साथ। सो हम यहाँ पे फोल्डर्स बना लेते हैं। सो एक हमने बनाया स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर, एक बनाया CSS का फ़ोल्डर, और एक बनाया इमेजेस का फ़ोल्डर। सो यहाँ पे अब
अगर हम बेसिकली वर्क करेंगे, हमारी सारी HTML बाहर आएंगी, स्क्रिप्ट अंदर जाएगा, इमेजेस अंदर जाएगा, CSS अंदर जाएगा जब हमने उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर बेसिकली इतना नॉर्मल सा फॉलो किया जाता है, आप लोग भी इसी को ही फॉलो करें और बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प होगी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में भी, और आपको चीज़ें भी समझना आसान होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।